नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशंस और सस्पेंशन, इनके बारे में बात कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप पे आएंगे, जो कि है कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कि कोलॉइडल विलयन। बेटा ये भी एक इम्प्योर यानी अशुद्ध पदार्थ है, यानी इसमें एक तरह से ज़्यादा, मतलब एक टाइप से ज़्यादा, दो या दो से भी ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए हम इसे इम्प्योर पदार्थ यानी अशुद्ध पदार्थ या फिर मिक्सचर कहते हैं। क्लियर। तो अब मिक्सचर में कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द मीडियम, यानी ये एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कोलॉइड के कण समान रूप से फैले होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है दूध। और भी एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी घर में जब लाइट नहीं होती है या रूम में अंधेरा होता है और खिड़की के बाहर से सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो आपको वो धूल के कण दिखते हैं, है ना, ब्राइट से, और आपको लाइट बिल्कुल जाते हुए दिखती है ना। इसी तरह से आपने जो है वो गांव वगैरह में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ग्रीनरी होती है, तो पेड़ों के बीच में से अभी छन के एकदम सूरज की रोशनी निकल के आती होती है। वो जो भी आपने चीज़ें देखी हैं वो सारे कोलॉइड के ही एग्जाम्पल हैं। लेकिन चलिए इसे थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो देखो बेटा, ये एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, यानी विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी में हमने क्या पढ़ा है कि जिसमें पार्टिकल सब तरफ बराबर नहीं होते, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ दूध, तो उसमें तो मुझे सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखते हैं, यानी हर तरफ बराबर बराबर। कहीं ऐसा नहीं होता कि कहीं से मुझे कोई पार्टिकल ज़्यादा दिख रहा है या कहीं से कम। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलॉइडल विलयन दिखने में तो समांगी मिश्रण लगता है, यानी कि होमोजीनियस लगता है, पर असलियत में वो एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है बेटा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको हम और पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये वैसे तो दिखने में आपको एक सॉल्यूशन लगेगा, यानी कि विलयन लगेगा। ठीक है, कुछ भी आपको अलग से नहीं तैरता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको ये होमोजीनियस लगेगा, यानी कि समांगी मिश्रण लगेगा। लेकिन असल में ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, यानी कि हर तरफ बराबर समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, लेकिन अब कैसे फर्क पता चलेगा कि कौन सी चीज सॉल्यूशन है और कौन सी चीज कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यानी कौन सी चीज विलयन है और कौन सी चीज कोलॉइडल विलयन है, ये कैसे पता चलेगा। तो बेटा ये हमें उसके गुण धर्म बताएंगे, यानी कि और जो प्रॉपर्टीज हैं और जो गुण हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, वो पढ़ लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्लियर है बेटा। चलिए, तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल साइज, यानी कणों का आकार। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन होता है यानी विलयन, उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि हमें आंखों से नहीं दिखते, है ना, ऐसा ही पढ़ा है ना। जबकि जो सस्पेंशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, निलंबन, जिसका एग्जाम्पल हमने दिया था रेत और पानी, तो उसके कण, उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हमें आंख से दिख जाते हैं। इसके बहुत छोटे जो नहीं दिखते, इसके बहुत बड़े। और तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है, कोलॉइडल विलयन का जो पार्टिकल, जो कण का साइज होगा, वो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि विलयन के कणों से बड़ा साइज होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा साइज होगा इसका। क्लियर है बेटा। यानी ये जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल विलयन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करेगा।
थोड़ी थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ शो करेगा, थोड़ी थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज शो करेगा, तो दोनों के बीच में आता है, इसकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच में आती है। क्लियर बच्चे? पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से कणों के आकार से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है वो है प्रकाश फैलाना, यानी स्कैटर्स लाइट, जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। मैंने बताया था कि ये मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो इस वीडियो में आपको ये टिंडल इफेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए हमने सोल्यूशन में क्या पढ़ा था, विलियन में, कि भाई विलियन के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो प्रकाश को नहीं फैलाते। ठीक है, डू नॉट स्कैटर्स लाइट, ये पढ़ा था, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि इनके कणों का साइज बहुत ही छोटा होता है, पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल, तो ये जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये उसको स्कैटर नहीं करते, यानी फैलाते नहीं है। और निलंबन यानी सस्पेंशन में हमने पढ़ा था कि इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, कणों का साइज बड़ा होता है, इसीलिए जब हम इन पे लाइट डालते हैं तो ये उसको फैला देते हैं, यानी कि दे स्कैटर्स लाइट। तो देखो इसमें नहीं होता, इसमें होता है, और कोलॉइडल में भी होता है, इट ऑल्सो स्कैटर्स लाइट, यानी इसमें भी प्रकाश फैलता है। अब आप कहोगे कि मैम कैसे पता चलेगा, तो बेटा देखो मैंने आपको बताया कि कोलॉइडल के जो गुण होते हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज होती है, वो कुछ कुछ इसकी वाली प्रॉपर्टीज होती है सोल्यूशन यानी विलयन की, और कुछ कुछ इसकी वाली सस्पेंशन यानी निलंबन की। तो यहाँ पर अगर मैं स्कैटरिंग में देखूं तो ये निलंबन जैसी प्रॉपर्टी यानी सस्पेंशन जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी लाइट को स्कैटर करता है। क्यों करता है ये अभी मैं आपको वीडियो से समझाती हूँ। ओके बेटा, बेटा देखिए इस तरह की पिक्चर्स आपने देखी होंगी जहाँ पर आपको सनलाइट यानी किसी भी लाइट का पाथ आपको सीधा जाता हुआ दिख जाता है, पर ऐसा होता क्यों है ये हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ग्लास हैं और इस पर लेज़र लाइट डालनी है। पहले वाले ग्लास में जो है वो नमक और पानी है, और दूसरा वाला ग्लास में सिर्फ पानी है। ठीक है, अब मुझे देखिए लाइट जाती हुई नहीं दिख रही कि बीच में से कैसे जा रही है, सीधी जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, नहीं पता। जैसे ही मैंने दूसरे ग्लास में मिल्क पाउडर यानी दूध मिला दिया, तो अब देखिए क्या होता है, मुझे लाइट सीधा जाते हुए दिखती है, यानी मुझे लाइट का रास्ता साफ साफ नज़र आ जाता है। पर ऐसा होता क्यों है, चलिए समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर ये मिल्क है हमारे पास, और ये मिल्क के पार्टिकल्स मैंने दिखा रखे हैं, ये कॉपी पे मैंने ऐसे बना रखे हैं। इसके पार्टिकल्स आपको वैसे मिल्क में नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो सोल्यूशन यानी विलयन के पार्टिकल के साइज से तो बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि आपको आंखों से दिख जाए। ठीक है, तो जब हम इस पर लाइट डालते हैं, लाइट जिस पार्टिकल पे बने पड़ेगी, जैसे मान लीजिए ये वो पार्टिकल है जिस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो लाइट क्या करेगी, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपने पढ़ा हुआ है ये कि लाइट जब किसी चीज़ से टकराती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, यानी परावर्तित हो जाती है। अब बड़े किसी बहुत बड़े सामान से अगर वो रिफ्लेक्ट होगी, जैसे ये बुक है, पेंसिल है, आप में जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, तो जब उससे रिफ्लेक्ट होती है लाइट तो एक डायरेक्शन में जाती है रिफ्लेक्ट होके, लेकिन जब इस तरह से किसी पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होती है लाइट तो हर डायरेक्शन में जाती है। इसको हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि जब भी लाइट पार्टिकल से टकराएगी तो वो क्या होगी, हर डायरेक्शन में फैल जाएगी। इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग यानी प्रकाश का फैलना। और जैसे ही टकराएगी, तो जैसे मान लीजिए रेड कलर की लाइट है तो ये पार्टिकल ग्लो करने लगेगा, और किस कलर का दिखेगा हमको, रेड कलर का। ग्रीन कलर की लाइट है तो ग्रीन कलर का दिखेगा। जिस भी कलर की आपकी लाइट होगी, ये पार्टिकल से जैसे ही टकराएगी ये स्कैटर कर जाएगा यानी कि फैल जाएगा, और वो पार्टिकल आपको उस रंग का ग्लो करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आपको जो पार्टिकल है ये वाले रास्ते में, ये आपको रेड कलर का, मान लीजिए रेड लाइट है, जैसे आपने वीडियो में देखा, तो रेड कलर का दिखेगा। अब ये देखिए सारी की सारी यहाँ पे स्कैटर नहीं हो जाती, ये नहीं कि यहाँ पे लाइट गई यहाँ खत्म हो गई, नहीं, आगे भी ट्रैवल होती है, लाइट आगे भी पास होगी। अब जो पार्टिकल इसे आगे मिलेगा वो भी लाइट को स्कैटर करेगा, और ये पार्टिकल भी फिर से मुझे रेड कलर का दिखने लगेगा, है ना, तो इसके आगे वाला पार्टिकल भी
रेड कलर का दिखेगा। इस तरह से ये जिस जिस पार्टिकल से टकरा रही है अपने रास्ते में वो हमें ग्लो करता हुआ नज़र आएगा और हमें बिल्कुल लाल कलर की अलग से पार्टिकल नहीं दिखता बल्कि ग्लो करता हुआ पार्टिकल दिखता है। तो हमें वो लाल कलर की लाइट या ग्रीन, जिस भी कलर का आपका लेजर लाइट होगा वो आपको एक लाल कलर का या ग्रीन कलर का लाइट आपको दिखेगा। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में नहीं ट्रैवल करती। खैर वो तो बात की बात है दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, बट यहाँ पर आपको इस तरह के फिनोमिना से, इस तरह की प्रोसेस से पता चल जाता है कि जो आपका कोलॉइड है यानी कोलॉइडल सोल्यूशन है, कोलॉइडल विलयन है, वो लाइट को फैला देती है जिससे हमें प्रकाश का रास्ता पता चल जाता है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि ये चीज़ सोल्यूशन में क्यों नहीं होती? भाई जो विलयन लिया था वो भी तो पार्टिकल से ही मिलके बना हुआ था ना, है ना? जो हमने इससे पहले सोल्यूशन पढ़ा है वो भी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो जब हम उस पर लाइट मारते हैं तो वो भी पार्टिकल से टकरानी चाहिए, तो उसका भी वो भी हमें ग्लो करता हुआ दिखना चाहिए, है ना? ये क्वेश्चन है, राइट है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है आपका। लेकिन बेटा देखो, यहाँ पर पार्टिकल के साइज का फर्क है। इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है और इसका पार्टिकल का साइज इससे बड़ा होता है। आई होप आपको इतनी बार मेरे को बार बार हिंदी ना बोलनी पड़े। पार्टिकल मतलब कण, ठीक है? कणों का साइज इसका बहुत छोटा होता है और इसका साइज, लेट्स से इसके कणों का साइज होता है 1 नैनोमीटर। किसके? सोल्यूशन यानी विलयन के। नैनोमीटर आई होप आपको पता है, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। नहीं पता है तो प्लीज़ इसको, थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, ठीक है? कोलॉइड के पार्टिकल का साइज इससे बड़ा है। तो होता क्या है, जब आप किसी बहुत छोटे पार्टिकल से लाइट टकराएगी तो उसकी स्कैटरिंग भी बहुत कम होगी, इतनी कम कि आप उसको देख नहीं पाएंगे। स्कैटरिंग होगी, प्रकाश फैलेगा, पर वो इतना कम होगा ना, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, कि आपको वो स्कैटरिंग नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, है ना? तो फिर तो अगर आप सस्पेंशन की बात करें यानी निलंबन की बात करें, क्या है ये? निलंबन। इसके पार्टिकल का साइज तो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि हमें आंखों से दिखता है ना? जैसे रेत। बात समझ रही है आप? आपको आई होप बात समझ में आ रही हो। सबसे बड़ा पार्टिकल का साइज इसका, कणों का साइज, फिर इसका, और फिर सबसे छोटा इसका। तो इसमें जब लाइट टकराती है पार्टिकल से तो स्कैटरिंग इसमें भी होती है और बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग होती है क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है, राइट? तो इसमें स्कैटरिंग होगी, ये भी ग्लो करेगा और आपको रास्ता इसमें भी दिखेगा। लेकिन असल में होता क्या है ना कि पार्टिकल, मान लीजिए इसका साइज है 1000 नैनोमीटर, बड़ा है ना, और इसका जो साइज है वो इन दोनों के बीच का है। क्या है एग्जैक्टली छोड़ दीजिए, बट इन दोनों के बीच का है, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, आपको लाइट का रास्ता तो दिखेगा लेकिन हो सकता है थोड़े टाइम बाद ना भी दिखे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल थोड़े टाइम बाद कहाँ आ जाते हैं? नीचे। आपको बताया था ना मैंने कि थोड़े टाइम बाद रेत क्या होती है, वो नीचे सेटल कर जाती है। तो ऊपर पार्टिकल बचेंगे ही नहीं, तो जब पार्टिकल ही नहीं बचेंगे तो फिर लाइट स्कैटर नहीं होगी, राइट? तो स्कैटरिंग होगी इसमें, बट हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको उतना क्लियर रास्ता ना दिखे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, जबकि कोलॉइडल में ऐसा नहीं होता। वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नहीं बैठते, स्प्रेड रहते हैं, इसी में ही थ्रू आउट वो मिले हुए रहते हैं। इसीलिए स्कैटरिंग अगर देखनी है आपको, टिंडल इफेक्ट इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा था। तो अगर आपको वो देखना है अच्छे से तो आपको कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलॉइडल विलयन ही लेना चाहिए, ठीक है बेटा? अगर आप बाद में भी, वैसे भी 10th में भी या छोटी क्लासेस में भी अगर आपने लाइट का पाथ कैसा है वो देखना है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ही बेस्ट रहता है। इसमें आपको दिखेगा नहीं, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, और इसमें दिखेगा बट उतना क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। टिंडल इफेक्ट आई गेस आपको अब क्लियर होगा कि क्यों होता है और क्या होता है। चलिए फिर अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और वो है मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर कैसा है।
हमने विलयन यानी सॉल्यूशन में पढ़ा कि वो एक समांगी मिश्रण होता है, यानी कि होमोजीनियस, सब तरफ बराबर होता है, ऐसा ही पढ़ा था हमने। और सस्पेंशन यानी निलंबन में पढ़ा कि वो एक विषमांगी मिश्रण होता है, यानी कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ठीक है। अच्छा, कोलॉइडल क्या है? अच्छा, वो दिखने में तो समांगी लगता है, दूध दिखने में तो कैसा लगेगा? होमोजीनियस, पर होता कैसा है? हेटेरोजिनस, यानी कि विषमांगी मिश्रण होता है। क्लियर? दिखेगा ऐसा पर होगा ऐसा। क्लियर? जैसे अगर आप दूध की बात करते हैं बेटा, तो दूध में भी आप ने देखा होगा जब दूध फट जाता है तो पानी उसका अलग हो जाता है, और जो आपकी जो फट्टन जिसे बोलते हैं या पनीर जैसा जो चीज़ होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है ना? यानी उसके दोनों जिससे वो मिलके बना हुआ है कोलॉइडल सोल्यूशन यानी कोलॉइडल विलयन, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, है ना? तो इसीलिए ये दिखता समांगी है पर होता विषमांगी है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमने पढ़ा था कि जो सोल्यूशन है यानी विलयन वो स्थायी, स्टेबल होता है, मतलब उसे नमक को घोलने के बाद में 4 घंटे 5 घंटे रख दूं तो भी ऐसा नहीं होगा कि नमक अपने आप ही अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पानी अलग नमक अलग ऐसा नहीं होगा, वो स्टेबल रहता है यानी स्थायी। इसी तरह से हमने सस्पेंशन पढ़ा था कि मैं अगर उसको घोल दूं रेत और पानी को तो एक बार को तो मिल जाएगा, पर अगर 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूं या थोड़ी देर के लिए ही छोड़ दूं तो जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, तो रेत अलग हो जाएगी और पानी अलग से दिखेगा। क्लियर? तो वो कैसा हो गया? अनस्टेबल यानी अस्थायी। अच्छा, लेकिन कोलॉइड कैसा है? इन दोनों में से किसी एक की प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी वो भी स्थायी यानी स्टेबल रहता है। अब दूध को आप 4-5 घंटे के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए, ऐसा तो नहीं होगा ना दूध के कुछ पार्टिकल अलग बैठ जाएंगे और कुछ पार्टिकल अलग। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे, बढ़ाओगे, ज़्यादा गर्मी में दूध फट जाता है ना, तो वो कंडीशन अलग है। बट नॉर्मली आप वैसे छोड़ो तो वो कैसा दिखता है हमको? स्टेबल या फिर स्थायी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन यानी विलयन को हम छानन विधि, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, ऐसा ही पढ़ा था ना मैंने। अगर मैं छानना चाहूँ नमक घुले हुए पानी को, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि छानने के टाइम में छन्नी के ऊपर नमक होगा और पानी नीचे, ऐसा नहीं होगा। वी कैन नॉट फिल्टर इट, राइट? और यहाँ पर हमने पढ़ा था सस्पेंशन यानी निलंबन में कि वी कैन फिल्टर इट, हम उसको छानन विधि से अलग कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं अगर फिल्टर पेपर लगा के उसको छानूं तो पानी अलग हो जाएगा और रेत अलग हो जाएगी, राइट? तो इसको कर सकते हैं, इसको फिल्टर नहीं कर सकते। और कोलॉइडल सोल्यूशन यानी कोलॉइडल विलयन का क्या है? इसको भी फिल्टर नहीं कर सकते। दूध को आप अगर छन्नी लेके छानने की कोशिश करो तो दूध वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएगा, फटा नहीं होना चाहिए अनलेस। तो इसको भी छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो कैसे किया जा सकता है अलग? ये क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। तो बेटा इसके लिए होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हाउ डू वी सेपरेट वाला कुछ एक 6th या 7th स्टैंडर्ड में है, उसमें आपने पढ़ा होगा अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी इसमें हम दूध जैसे जो कोलॉइडल सब्सटेंसेस होते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं, कोलॉइडल विलयन होते हैं, उनका हम अपकेंद्रीकरण करके अलग अलग कर सकते हैं। ये आपने देखा भी होगा अपने घरों में नानी दादी को करते हुए कि वो इस तरह से मथती हैं, है ना? दूध या में से घी या पनीर निकालने के लिए क्या किया जाता है? उसे मथा जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू कर सकते हैं। हिंदी में अपकेंद्रीकरण, जिससे क्या होगा? जो पानी जैसा होगा सॉल्वेंट टाइप वो अलग हो जाएगा और पनीर जैसा अलग हो जाएगा। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कि कोलॉइडल विलयन बना किससे होता है? तो बेटा 2 चीज़ों से बना होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि सॉल्यूशन वो किससे बना होता है? 2 चीज़ों से बना होता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। हिंदी में ये है विलायक और ये है विलेय, ये पढ़ा था ना आपने, ठीक है? यानी नमक और पानी, एग्जाम्पल अगर इसका हो, नमक और पानी को आपस में मिलाओगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, राइट? ऐसे ही कोलॉइडल सोल्यूशन भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम, हिंदी में परिक्षेपण माध्यम, और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था। सेम यही है, जो चीज़ जिसको मिलाया जाएगा
वो यहाँ पर सोल्यूट होता था, और यहाँ पर होगा डिस्पर्स्ड फेज जिसको मिलाया जाएगा, जो कि जनरली कम अमाउंट में होगा, उसे हम बोलेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें मिलाया जाएगा, ठीक है, जो कि जनरली ज़्यादा अमाउंट में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, वो होगा डिस्पर्सिंग मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम। क्लियर बेटा? जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सोल्यूशन यानी विलयन में पढ़ा था। ठीक है, तो इन दो को मिलाएंगे तो हमारा कोलॉइडल विलयन तैयार हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में ना एक टेबल बनी हुई है, वो पिक्चर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और फिर उस पिक्चर के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा? ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी टेबल दे रखी है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिखा रही हूँ मैं। इस पे क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 या 2 नंबर का, तो ये आपको बहुत अच्छे से रट लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है ताकि आपके वो 1-2 नंबर जाए नहीं। देखिए समझ लेते हैं इसको। ये सारे कोलॉइड्स के उदाहरण हैं, यानी कोलॉइड्स के ही एग्जाम्पल हैं, जिसमें एक आपको डिस्पर्स्ड फेज दिख रहा है पहले वाले कॉलम में, परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा कॉलम है डिस्पर्सिंग मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम। एक पहला वाला जिसको मिलाया जाता है, और दूसरा वाला जो कॉलम है वो है जिसमें मिलाया जाता है। ठीक है, और फिर उनका नाम क्या होता है, टाइप क्या है, और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला देख लेते हैं हम। पहला है डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड हो, अगर कोई द्रव्य हो जिसको मिलाया जाए, किसमें, किस माध्यम में, किस मीडियम में, गैस में। मतलब जब हम, पहला वाला पढ़ रही हूँ मैं भी, जब हम गैस में कोई पानी जैसा लिक्विड जैसा चीज़ मिला देते हैं तो उस कोलॉइड का प्रकार कहलाता है एरोसोल। क्या बोलते हैं हम? एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट यानी कोहरा, बादल। आप देखते होंगे सर्दी के टाइम में जो कोहरा आ जाता है तो वो बेसिकली क्या है, कोलॉइड ही है। यानी कोहरा कैसे बनता है, गैस में, जो हमारे आसपास का वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो गैस है जनरली, उसमें जब ज़्यादा लिक्विड मिला दें हम या द्रव्य मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे एरोसोल। और बड़ा स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल है कोहरा या बादल या कुहासा, कुछ भी कह लीजिए आप। क्लियर मेरी बात? सेकंड देख लेते हैं। जब हम गैस में सॉलिड यानी ठोस चीज़ मिला दें, गैस में किसको मिला दें, ठोस चीज़ को मिला दें, तो उसको भी एरोसोल कहते हैं। एरो बेटा, एरो का मतलब एयर यानी गैस। ठीक है, उसको भी एरोसोल कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है धुआं यानी स्मोक, जो आपकी गाड़ियों से निकलता है ना। कैसे समझेंगे? देखो, गाड़ियों से क्या निकलता है, बेसिकली गैस निकलती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो एरोसोल कहलाता है, और उसका एग्जाम्पल हो गया धुआं। ठीक, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है बेटा, जब हम लिक्विड में यानी तरल में गैस मिलाते हैं। ये भी आपने देखा हुआ है, इसको हम फोम कहेंगे। केक के ऊपर जो डालते हैं या शेविंग क्रीम वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, वो बेसिकली क्या होती है, लिक्विड में गैस मिलाई जाती है, तरल में गैस मिलाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिक्विड में लिक्विड भी मिला सकते हैं, जैसे दूध है ना, फेस क्रीम, इन सबको हम इमल्शन कहेंगे। ये आपको सिर्फ रटना है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ है जो थोड़ा बहुत आप वैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे कि ये जेली आपने खाई होगी, नीचे से सेकंड की बात मैं कर रही हूँ। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली ठोस होता है जिसमें लिक्विड मिलाया जाता है, यानी कि सॉलिड में क्या मिलाया जाता है, लिक्विड, और फिर क्या बन जाता है वो, जेल। एग्जाम्पल है इसका चीज़, बटर, जेली, ये सब। ठीक है, ऐसी स्पंज में क्या होता है, सॉलिड में गैस मिलाई जाती है। तो ये आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाएंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और 1 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो बच गए हैं कि हम कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे पृथक करते हैं, वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।